आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वक्फ बोर्ड के अंदर एक टसल चल रखी है प्रॉपर्टीज को लेके। उसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे इंडिया अपना फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करेगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार में। आज हम लेके चलेंगे 7 सितंबर के न्यूज को और उसके एडिटोरियल को देखेंगे। ठीक है। जो बच्चे पहली बार आए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि पिछले 3 सालों में हमारी एकेडमी ने 108 सिलेक्शन दिए हैं और जो 51 सिलेक्शन हुए हैं आपके 2024 में हुए हैं, जिसमें डी आपके डीएसपी की और आपके एसडीएम की पोस्ट हमारी एकेडमी से थी। उसके अलावा 2023 में 24 सिलेक्शन हुए हैं, जिसकी जो फर्स्ट रैंक थे अनिल कुमार, वो हमारी एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं। जो बच्चे डेडिकेशनली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारी एकेडमी ने ना न्यू बैच लॉन्च कर दिए हैं, जैसे कि अभिमन्यु अभी चल रहा है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, दोनों मोड में, ऑफलाइन और ऑनलाइन में। जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं वो इन कॉन्टेक्ट, इस ये आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पे आके ना आपका कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। आज हम करते हैं फिर 7 सितंबर 2024 के हमारा इंडेक्स देखते हैं। देखो, सेंटर ने क्या किया, सेंटर ने अप्रूव किया है आपके न्यू ट्रीटमेंट रिजीम फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की। ठीक है। शेयर्ड ओनरशिप ऑफ द प्रोटेक्ट मूवमेंट्स विद वक्फ बोर्ड। हम देखेंगे इसमें वक्फ बोर्ड क्या होता है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है। इनमें क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसके बाद देखेंगे एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में जानेंगे कि अथॉरिटी किस चीज से डील करती है। ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि अभी रिलोकेशन फ्रॉम द टाइगर जोन्स ड्रॉन एरिया, ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि कोर जोन की बात करेंगे, बफर जोन को कैसे रिलोकेट कर रहे हैं टाइगर्स को, उसके बारे में देखेंगे इस न्यूज में। फिर टूरिज्म के बारे में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में कैसे टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकते हैं, क्या क्या वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कैसे फेस कर सकते हैं ना। फिर हम एक टर्म है फाइनेंसलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, इस टर्म का मतलब देखेंगे। ठीक है। कुछ टर्म्स होती है जैसे आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में आती हैं कि भाई इस टर्म्स का क्या मतलब है, किस चीज से रिलेटेड, ये ऐसे हेल्प करती हैं आपको। ये हमारा लास्ट होगा एडिटोरियल। ठीक है। एडिटोरियल में हम देखेंगे फाइनेंस डेफिशिएट के बारे में कि कैसे हम हमारी फाइनेंस डेफिशिएट को डील कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सोशल जस्टिस से। इसमें सोशल जस्टिस में आपकी हेल्थ आती है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है ऑन फ्राइडे अप्रूव्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट रिजिम फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया। यानी क्या बोल रहा है कि पहले हमारे क्या, देखो इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यही है। पहले क्या था हमारा, जैसे ओल्ड रिजिम था, ओल्ड रिजिम को हम क्या बोल रहे हैं, ओल्ड रिजिम नहीं, बेसिकली एमडीआर टीबी। ये हमारा ना रेजिस्टेंट की एक फॉर्मूला था जिसमें हमें ना 18 से 12, मतलब 18 से 12 महीने तक है ना दवाई चलती रहती थी। जो टीबी से रिलेटेड मरीज होते थे ना, उनका काफी साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता था, लॉन्ग प्रोसेस होती थी, बहुत ज्यादा मतलब कॉस्टली होती थी। लेकिन अब हमने क्या किया है कि न्यू रिजिम स्टार्ट किया है जिसका नेम है आपका यहाँ पे बीपी एलएम। तो ये हमने ना न्यू रिजिम स्टार्ट किया है। इसमें क्या है कि क्विकर ट्रीटमेंट, यानी जो आपकी लंबी एक प्रोसेस चल रही थी ना, अब उसको हम क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे। ठीक है। जैसे सेफ होगा, साइड इफेक्ट कम देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्विकर यानी जल्दी ट्रीटमेंट होगा। जो पहले से 18 से 24 मंथ लग रहे थे ना, ऑलमोस्ट पूरा आपके 2 साल के आसपास ट्रीटमेंट चलता था टीबी वाले लोगों का, अब वो क्या बोल रहे हैं, उसको हम 6 मंथ में कंप्लीट कर देंगे। जो मेडिसिन थी वो भी ज्यादा थी, लाइक 5-6 आप मेडिसिन ले रहे हो, उसको भी कम कर दिया जाएगा, है ना। चीपर होगा दोनों के लिए, किसके लिए, जो हेल्थ बना रहा है, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट की जो भी इंडस्ट्री है जो दवाइयां बना रही है, हेल्थ सेक्टर है, जो आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसके लिए भी कॉस्ट कम होगी, और जो इंसान टीबी की दवाइयां ले रहा है उसके लिए, मतलब बोथ साइड से क्या होगा, आपका हेल्थ बेनिफिट होगा। यही है न्यू एंटी टीबी ड्रग्स हैं, ये इनके कुछ नेम्स हैं जो आपके ड्रग्स के नेम है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट कैन लास्ट अप टू 20 मंथ तक चलता था, उसके सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिलते थे, अब जस्ट 6 मंथ में हो जाएगा। हाइयर सक्सेस रेट है। ठीक है। हमें मतलब देखो काफी सारे साइड इफेक्ट देखने पड़ते हैं जब आपका कोई भी टाइम ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। ठीक है। ये सिर्फ आपकी कुछ डेटा है। इसके अलावा हमारा देखो, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इसको आप अच्छे से रीड आउट करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, किसका क्या आंसर है। नेक्स्ट हमारी न्यूज हो जाती है पॉलिटी गवर्नेंस जीएस 2 से। देखो इसमें क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड आपका वक्फ बोर्ड है ना, कंसर्न द मैनेजमेंट ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी अपना दावा करे, और वक्फ बोर्ड क्या होता है वो देखते हैं। वक्फ बोर्ड है ना बेसिकली इस्लाम के अंदर आता है। आपने बहुत सुना होगा वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ प्रॉपर्टी क्या है ना।
तो वक्फ का मतलब क्या है कि ये एक इस्लामिक वर्ड है जिसका मतलब होता है चैरिटी के लिए लैंड, ठीक है। यानी आपके जैसे कि स्कूल के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है, आपके और अदर पर्पस के लिए, जैसे आपके जो कब्रिस्तान होते हैं ना उनके लिए, और भी ऐसी चीजों के लिए, तो वो जो लैंड है उसको चैरिटी में दे दिया जाए तो उसको बोलते हैं वक्फ प्रॉपर्टी। इसके बारे में नीचे हम डिटेल में देखेंगे। देखो अभी क्या इश्यू हो रहा है कि जो आपका एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, वो और वो भी एक प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रहा है कि ये हमारे अंडर आ रही है, इसको हम अच्छे से मैनेज करेंगे। वक्फ बोर्ड बोल रहा है कि ये हमारे अंडर आ रही है, तो उस प्रॉपर्टी को लेके इश्यू चल रहा है। तो देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो किसके अंदर आता है? आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट इसके अंदर आता है, ठीक है, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंदर। जबकि जो आपका वक्फ प्रॉपर्टीज है वो किसके अंदर आती है? आपके वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं। 1995 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। अभी रिसेंटली इशू चल रहा है इनका, ठीक है। इसमें देखो वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ बोर्ड होता है बेसिकली, उसका काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज एंड ओवरसीज प्रॉपर्टीज डेजिग्नेटेड एज वक्फ अंडर इस्लामिक लॉ। यानी इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टीज जो हम किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए डिवोट कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, ठीक है। डोनेट करने के बाद हम उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकते हैं। जैसे आपने किसी काम के लिए उस प्रॉपर्टी को, या आपके दादा ने, आपके पापा ने आपकी बहुत सारी जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी है, तो अब आप उसको ना रिक्लेम नहीं कर सकते, भाई ये मेरी प्रॉपर्टी थी मैं इसको वापस लूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको बेचा नहीं जा सकता उस प्रॉपर्टी को। देखा जाए तो रेलवे के मिनिस्ट्री के बाद और एक और मिनिस्ट्री आती है, उसके बाद थर्ड नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है। तो आप उसको ना बेच नहीं सकते। हाँ, आप उसको लीज पे दे सकते हो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को, है ना। वक्फ बोर्ड जो वक्फ बोर्ड में मैनेज कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। किसके लिए यूज होती है? चैरिटेबल पर्पज के लिए होती है। जैसे रिलीजियस के लिए आपने कोई मॉस्क बना दिया उस पे, है ना। एजुकेशन पर्पज के लिए मदरसा बना दिया, कोई स्कूल बना दिया आपने, है ना। और सोशल पर्पज के लिए भी आपने कोई ठहरने की जगह, धर्मशाला टाइप एक सोसाइटी या एक जगह बनाई है ना। उसके अलावा क्या, वक्फ एक्ट 1995 में आया था, ये इन्हीं सबको मैनेज करता है। अभी रिसेंटली वक्फ अमेंडमेंट बिल चल रहा है 2024 में, इसको अमेंड करने की बात हो रही है कि इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इसके अंडर में, मतलब स्टार्टिंग से नहीं है बट वो कैप्चर की हुई है, तो इस पे एक सर्वे की बात हो रही है, प्रॉपर इनका ना अकाउंट मेंटेन करने की बात हो रही है ऑनलाइन डेटा फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स की जो एक्ट है, इसके अंदर आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है। ये क्या काम करता है? ये क्या करता है? कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दीज साइट्स। जो हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनका अपना एक विशेष कल्चर है, आर्ट्स है, क्राफ्ट है, उन चीजों का कौन देखता है? आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखता है। इसके अलावा हमारी हिस्टोरिकल जितनी भी चीजें हैं उनको ये इंश्योर करता है, ठीक है। रिस्टोरेशन एंश्योरिंग दैट द हिस्टोरिकल इंटीग्रिटी, ठीक है। ये सब किसके अंडर में आता है? आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वक्फ बोर्ड वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, चैरिटेबल प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, जबकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके बारे में जानता है, और उनके जितने भी है ना रिस्टोरेशन है। यानी जैसे कि आपने देखा होगा, जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए थे, तो जैसे हुमायूं टॉम्ब है उसमें बोलते हैं कि रूफ पे सोना था तो उसको पिघला के ले गए। तो ऐसी कोई जगह होती है ना, मतलब बहुत वीरान छोड़ के गए थे, फिर हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कमेटी है उसने क्या किया, उसको प्रॉपर, जो आपकी इंस्टीट्यूट है इसने उसको प्रॉपर रिबिल्ड किया, रिस्टोर किया है, तो ये उन चीजों को रिस्टोर करता है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या करती है? टाइगर्स का जो सेंसस होता है उसमें हेल्प करती है, और टाइगर्स के जो प्रोटेक्शन होता है, उनके कंजर्वेशन एरियाज को प्रोटेक्ट करती है। अभी क्या बोल रहा है? इसको रिलोकेशन करने की बात हो रही है। देखो न्यूज क्या है, ये न्यूज ये बोल रही है कि 64,801 फैमिलीज है ना, वो कोर टाइगर जोन में रह रही है। एक कंसर्न नहीं है हमारे। कोर टाइगर जोन क्या होता है? जैसे कि आपका कोई एरिया है, तो कोर एरिया जहां पे टाइगर्स का प्रॉपर एरिया है, जहां पे बिल्कुल ट्राइबल की इंटरफेरेंस सब कुछ प्रोहिबिट है, कोई नहीं जा सकता। बफर जोन क्या होता है? उसके आसपास का एरिया हो गया। कोर का मतलब बिल्कुल कोर में, उसके पास का जो एरिया वो बफर जोन हो गया। बफर जोन में कौन जा सकता है? बफर जोन में आपके ट्राइबल्स एरिया को, जैसे कि माइनर जो आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है वो ला सकते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, है ना, आपके हनी हो गया, और जो चीजें होंगी वो आप कलेक्ट कर सकते हो, ओनली ट्राइबल्स, ठीक है। लेकिन कोर में तो बिल्कुल प्रोहिबिट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इतनी फैमिलीज कोर टाइगर जोन में रह रहे हैं, तो उसको हटाने की बात हो रही है ना। अब देखो कोर जोन मैंने बताया ना, पार्ट ऑफ द टाइगर रिजर्व। जैसे एक ऐसे पूरा आपका, ऐसे पूरा एक टाइगर रिजर्व है, उसका जो बीच का हिस्सा है वो कोर है, ठीक है। उस कोर के अंदर जो टाइगर्स है ना,
उनको प्रोटेक्ट करता है। तो पार्ट ऑफ द टाइगर रिजर्व है कोर, हंटिंग एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्शन आर प्रोहिबिट, हंटिंग भी प्रोहिबिटेड, फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट है ना वो भी ट्राइबल भी नहीं ले सकते वहां से, ठीक है। लेकिन आपका जो बफर जोन है ना वहां पे अलाउड है बट रेगुलेट है। अलाउड का मतलब ये नहीं कि बफर जोन में आके आप अपने हिसाब से सारे पेड़ साफ करके लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं है। वहां पे क्या है, रेगुलेटेड है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बॉडी, ये आपके ना स्टैटिक पोर्शन में भी आती है, इसको हम क्विक रिवीजन करेंगे इसका, है ना। देखो इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, स्टेटरी बॉडी, ये आपके आते हैं, ये प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए हमें बस इसको ये देखना है कि कैसे वो रिहेबिलेट करेंगे, सॉरी रिलोकेशन करेंगे, कैसे उन जो ट्राइब्स के जो लोग रह रहे हैं, जो गांव के रह रहे हैं, उनको कैसे रिहेबिलेट करेंगे, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। लेकिन जो प्रीलिम्स है उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेटरी बॉडी है, किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर आती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका चेयरमैनशिप कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। स्ट्रक्चर क्या है, इतना खास नहीं है इसमें याद रखने का, बट फिर भी देख लो 8 एक्सपर्ट है, 3 एमपी आते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट का आता है, ये इसके ऑब्जेक्टिव है। पावर एंड फंक्शन, ये आपके पावर एंड फंक्शन आते हैं। ये एम स्ट्रिप एक ऐप है जो किस में हेल्प करता है, ये पीवाईक्यू भी है। एम स्ट्रिप्स ऐप किस में हेल्प करता है, ये सेंसस ऑफ द टाइगर, यानी आपके जैसे फिंगरप्रिंट होते हैं ना हाथ के, ऐसे टाइगर्स के भी अलग अलग फिंगरप्रिंट होते हैं, जो उसके बॉडी पे जो निशान होते हैं ना वो सबके डिफरेंट होते हैं, तो उनको मेजर करता है, ठीक है। उसके बाद की इनिशिएटिव प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1 अप्रैल 1973 से शुरू हुई थी। किसके अंदर आती है, आपके वाइल्ड लाइफ 1972 के अंदर आती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 का एक क्वेश्चन है, जिसमें टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पे आया हुआ है, स्टेटरी बॉडी मैंने अभी पढ़ाया, तो ये आपकी स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। उसके अलावा ये अदर्स प्रोग्राम है, जैसे नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, हमें पता है। फर्स्ट वाला इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर नहीं आता। तो देखो एनिमल वेलफेयर बोर्ड किसके अंदर आता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इस कमेंट में आप लीव करना कि किसके अंदर आता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट न्यूज, इंडियन पॉलिटी जीएस2 की अगेन, ठीक है। अर्बनाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में, जैसे कश्मीर में क्या हो रहा है कि टूरिज्म जो बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, जैसे हॉस्टल आपके होटल्स हो गए है ना, रोड हो गया, अभी जो आपका एक्ट हटा है, जो आपके कश्मीर को इंक्लूड कर दिया, एक यूटी बना दिया जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को, तो उसके बाद है ना वहां पे बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो उसको कैसे हम एक प्रॉपर इको फ्रेंडली, हमें करना है टूरिज्म, हमें बढ़ाना है, क्योंकि हमें पैसा भी तो चाहिए ना, हमें अर्न भी तो करना है, वहां की लाइफ अच्छी लाइफस्टाइल भी तो प्रोवाइड करनी, लेकिन अच्छी लाइफस्टाइल को इको फ्रेंडली, यानी इन्वायरमेंट को और इकोनॉमिक्स को एक इको फ्रेंडली एरियाज पे, कि बैलेंस रहे ना, तो हम इतना उसको एक्सप्लॉइट कर लें कि वो हमें हार्म करने लग जाए, ना हम मतलब वहां के लोगों को इतना रिसोर्स हो कि वो अपनी लाइवलीहुड अच्छे से स्पेंड कर पाए। चलो ये न्यूज हमारी इसके एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑल फॉर्म ऑफ टूरिज्म होता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जैसे एडवेंचर्स हो गए है ना, आपके पिलग्रिम्स हो गए, स्पिरिचुअल हो गया, हेल्थ टूरिज्म हो गया, ये सॉरी हाँ हेल्थ टूरिज्म, ये सारे आपके क्या है, टूरिज्म के ऑल फॉर्म ऑफ टूरिज्म है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस होनी चाहिए इन्वायरमेंट के साथ, मैंने बताया ना इको फ्रेंडली होना चाहिए भाई, डिग्रेडेशन से बचाओ आप वहां के प्लांट्स को, दूसरा मतलब आप है ना अच्छे से वहां पे एक हेल्दी वे में डेवलपमेंट करो। हमने पढ़ा था ना एक सिक्योर, सेफ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, 3S का कॉन्सेप्ट है ना। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कम्युनिटी इंगेजमेंट, वहां के लोकल पीपल अपना प्रॉपर पार्टिसिपेशन करे पॉलिसी के अंदर। इसके बाद क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टूरिज्म, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टूरिज्म मतलब कल्चर के रिगार्डिंग में भी, वहाँ पे जो ट्राइबल्स एरिया है, ट्राइब्स हैं, उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन करो, वहाँ की लाइफ स्टाइल हमें जानने को मिले, जो सॉफ्ट पावर होती है ना, बेसिकली सॉफ्ट पावर क्या होती है, आपका कल्चर होता है, तो उसको कैसे हम प्रमोट करें, है ना, वो आ जाता है। फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट, देखो टूरिज्म पॉजिटिव क्या होगा, अगर हम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं, तो क्या क्या होगा आपका, टूरिज्म में इन्फ्लक्स होगा, मतलब बहुत ज्यादा वहां पे टूरिस्ट आएंगे, एक डेटा दिया हुआ है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, अगर टूरिज्म ज्यादा होगा तो होटल्स बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है, अलग अलग फील्ड में, जैसे आपके खाना बनाने के लिए वहां पे मैसेज होंगी, रेस्टोरेंट खुलेंगे, आपके होटल्स बनेंगे, अलग अलग सर्वेंट्स आएंगे ना। प्रमोट क्या कर रहे हैं, कल्चर एंड फेस्टिवल्स को प्रमोट करेंगे, वहां के जो कॉमन कल्चर फेस्टिवल है उनको देखेंगे, बूस्टिंग करेंगे एक्सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव क्या है, देखो अगर कहीं ऐसी जगह में हम जा रहे हैं जो बहुत सेंसिटिव जोन है, तो वहां पे सबसे पहले हमारा इन्वायरमेंट का फैक्टर आता है कि इन्वायरमेंट स्ट्रेस होगा, इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रेन होगा, ठीक है, चेंज क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट होगा।
ये आपके वहां की, जैसे लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, कहीं भी आप हिली एरिया में जाओगे, उन लिमिटेड रिसोर्स को अगर हम ही कंज्यूम करने लगेंगे तो वहां की लोकल पब्लिक के लिए क्या रहेगा ना, ये भी एक इशू रहता है। उसके बाद चैलेंजेस है, नेचुरल डिजास्टर हो गया, ठीक है, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी जोन है, रिसोर्स डिप्लीकेशन डेप्लेशन है, ठीक है, मतलब रिसोर्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करना, उनका मतलब शोषण टाइप एक वर्ड यूज कर सकते हैं इसमें। वे फॉरवर्ड क्या बोल रहा है, वे फॉरवर्ड मैंने बताया ना कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिस करें ना, इको फ्रेंडली हो, वेस्ट को कम से कम वेस्ट रिडक्शन करे, कम से कम वेस्ट करे, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का करे, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, वहां की जो लोकल कम्युनिटी वो डिसीजन मेकिंग मेकिंग में आई, वो अपना पर्सपेक्टिव बताए कि हम ये चाह रहे हैं और हम ये नहीं चाह रहे हैं, इसको ऐसा अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हर एक एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस होना चाहिए आपका, है ना, मिटिगेशन प्रोग्राम्स के लिए पॉलिसी इंटीग्रेशन होना चाहिए, आपकी पॉलिसी जो बन रही है वो प्रॉपर इंप्लीमेंट होनी चाहिए ना। ये सारी आपकी जैसे जो गवर्नेंस की प्रॉब्लम होती है ना, वो हर जगह आती है। आपका है फाइनेंसलाइजेशन, ठीक है, फाइनेंशियलाइजेशन, इस टर्म का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आपका फोकस किस पे हो, फाइनेंस सेक्टर पे हो। जैसे कि हम इसमें देखेंगे फाइनेंस सेक्टर पे क्या हो, कि फाइनेंशियली मतलब फाइनेंशियल मार्केट हो, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फाइनेंशियली लाइट्स हो, गेन ग्रेटर इन्फ्लुएंस ओवर द इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक आउटकम, यानी ज्यादा से ज्यादा आपके फाइनेंस के जो सेक्टर उसमें इंप्रूवमेंट हो, इस टर्म का मतलब होता है, ठीक है, प्रॉपर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एडिटोरियल एनालिसिस, ठीक है। आज हम देखेंगे फिजिकल डेफिसिट के बारे में। ये आपके कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि देखो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन इन मैनेजिंग गवर्नमेंट डेप्ट एंड इम्पैक्ट। देखो हम क्या देखेंगे, फिजिकल डेफिसिट देखेंगे, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, कैसे गवर्नमेंट उसको मैनेज करेगी, ये इस पे एक पुराना क्वेश्चन आया हुआ है। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हमारा फिजिकल डेफिसिट राइज हो रहा है, कैसे हम उसको मैनेज करिए, हमारा कॉन्टेक्स्ट है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है वो बताती हूँ मैं आपको। फिजिकल डेफिसिट होता है, जैसे मैंने कल बताया था ना, आमदनी 98 पैसा रुपया, ठीक है, तो आपका जो खर्चा है ना, वो खर्चा कितना है, आपका खर्चा तो है ज्यादा, आपकी इनकम है कम। अब इनकम कम है, आपके पास 50 रुपए आपकी इनकम आ रही है, 100 रुपए आपका खर्चा है, तो 50 रुपए का आपका क्या है, एक गैप है। उस गैप को मेंटेन करने के लिए क्या करो आप, बोरोइंग यानी लोन ले रहे हो, कहाँ से, फॉरेन से। अब फॉरेन से, एक्सटर्नल एजेंसी से, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर से आप लोन ले रहे हो, आप मैनेज तो कर रहे हो, ठीक है। कई बार मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि अच्छा होता है फिजिकल डेफिसिट, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक लेवल पे अच्छा होता है, बट एक हद से ज्यादा जब फिजिकल डेफिसिट हो जाता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें आपके ऊपर एक डेप्ट बनती है, ठीक है, आपके ऊपर फिर आपके पास जो पैसा आता है ना, वो आप है ना सारी उधार उतारने में ही लगे रहते हो, मतलब जो आपका क्या बोलते हैं उसको, ब्याज उतारने में लगे रहते हो, तो आपकी ग्रोथ होनी बंद हो जाती है, उससे इन्फ्लेशन हाई होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो बहुत बुरा होता है फिजिकल डेफिशिएट एक अमाउंट से ज्यादा होना, ठीक है। इसके टॉपिक के बारे में देखेंगे। अभी हमारा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 54% 2025-26 में क्या हमारा डेप्ट जीडीपी रेशियो, डेप्ट जीडीपी का रेशियो का मतलब है, डेप्ट क्या होती है आपकी, आपके ऊपर जितना आपकी कितनी उधार है, जीडीपी रेशियो जो हमारी ग्रोथ है उसके रेशियो के बराबर कितनी डेप्ट है, ठीक है, ये हमारी होती है आपकी डेप्ट जीडीपी रेशियो, या आपकी जो डेप्ट है ना वो जीडीपी रेशियो के कितनी है। इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारी, जो सेंट्रल फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एफआरबीएम एक्ट आपका 2018 में इसने क्या बोला था, कि जो हमारे टारगेट होने चाहिए फिजिकल डेफिसिट के टारगेट दिए थे इसने, 40% होना चाहिए हमारा सेंटर का, और कंबाइंड स्टेट और सेंटर हमारा 60% होना चाहिए, अभी हमारा कितना है 54, तो हमारा ज्यादा है, उसको कैसे कम किया जाए। देखो यहाँ पे एक टर्म है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होती है, शॉर्टफॉल इन गवर्नमेंट रेवेन्यू कंपेयर टू इट्स एक्सपेंडिचर, यानी शॉर्टफॉल पैसे की कमी हो जाना उसके खर्चे के हिसाब से, गवर्नमेंट के खर्चे, ये क्या आपकी फिजिकल डेफिसिट है। यहाँ पे इसके फॉर्मूले पे फिजिकल सरप्लस क्या होता है, जब आपका खर्चा होता है कम और आपके पैसे होते ज्यादा, ये तो हमारी उम्मीद से परे ही है कि हमारा पैसा तो बहुत मतलब खर्चा बहुत कम हो रहा है, पैसे बहुत ज्यादा आ रहे हैं ना, ये तो उम्मीद से परे ही चीज है। फिजिकल डेफिसिट एंड नेशनल डेप्ट क्या होती है, नेशनल डेप्ट होती है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री ओन्स इट्स लेंडर्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास कितनी डेप्ट है, वो आपकी होती है नेशनल, ठीक है। नेशनल क्या होती है आपकी, नेशनल डेप्ट होती है, लेकिन फिजिकल डेफिसिट वो एक गैप होता है। अब देखो फिजिकल डेफिसिट का ये फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर जो आपका खर्चा है उसमें से आपका जो आपके रेवेन्यू है आपके आ रहे हैं उसको इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को हटा दो, ठीक है, बोरोइंग को हटाएंगे तभी तो हमें गैप दिखेगा ना।
ये फिर आपकी और टर्म से सारा स्टैटिक का पोर्शन है आपका, ये मैंने बताया आपको। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ये जो पेज है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिजिकल डेफिसिट के इम्पैक्ट क्या होते हैं? इसके इम्पैक्ट होते हैं कि क्राउड आउट होगा। क्राउड आउट का मतलब क्या होता है? क्राउडिंग आउट का मतलब होता है आपका कि जो आपके पास पैसे आ रहे हैं, क्राउडिंग आउट का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो अपना इंटरेस्ट रेट हाई कर देती है लोन का। जब इंटरेस्ट रेट हाई करेगी लोन का, तो कंपनीज कहाँ जाएंगी? बाहर जाएंगी। तो क्या हो रहा है? क्राउड आउट हो रहा है, यानी कंपनी सारी बाहर इन्वेस्ट करेंगे। जब बाहर इन्वेस्ट करेंगी तो हमारी डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पहला इम्पैक्ट। सेकंड क्या बोल रहा है? हाई इंटरेस्ट रेट। हाई इंटरेस्ट रेट यानी गवर्नमेंट पैसा, जो डेप्ट है आपका, जो ऋण है, जो भी वो कहीं से तो उधार वो करेगा ना, वसूल करेगी गवर्नमेंट। वो क्या करेगी? आपके इंटरेस्ट रेट को हाई कर देगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इन्फ्लेशन हाई। इन्फ्लेशन हाई का मतलब क्या है? आप आजकल देख रहे हो हमारी महंगाई कितनी होगी, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो इन्फ्लेशन क्या होती है? हाई होती है। फिर डेप्ट ट्रैप, यानी आप उसके डेप्ट ट्रैप में फंस जाओगे। बार बार आप अपने उस गैप को, फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए आप डेप्ट लेते रहोगे, तो डेप्ट ट्रैप के अंदर आप कैप्चर हो जाओगे। उसके बाद क्या है? एक्सटर्नल आपकी डिपेंडेंसी। अब आप किस पे डिपेंड करोगे? एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करोगे कि फॉरेन की कंपनियां इन्वेस्ट करें, फॉरेन की गवर्नमेंट आपको लोन दे। अगर हम हमारी कंट्री के अंदर भी लोन ले रहे हैं तो भी हम उन पे डिपेंडेंसी हमारी बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या है? हमारे वे फॉरवर्ड, हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? स्ट्रेंथन द बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट, अभी आपने पता होगा कि रिसेंटली हमने इंटरनेशनल मार्केट में अपने बॉन्ड को लॉन्च करने वाले हैं। तो हम बॉन्ड मार्केट पे फोकस किया जाएगा। अगर हम वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बॉन्ड्स में, सॉरी वहां के अगर हमारे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा। उसके बाद क्या है? टैक्सेशन स्ट्रक्चर इंप्रूव होगी। अनएम्प्लॉयमेंट से डील किया जा सकता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट से आप डील करोगे। एफडीआई को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करो। एफडीआई क्या होता है? आपके जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसको ज्यादा से ज्यादा आप इंक्रीज करो, ताकि जल्दी से वो भागे नहीं और हमारे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें। पीपीपी मॉडल को आप इंप्लीमेंट करो, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट और पब्लिक दोनों एक स्टेज पे आगे आपका देखें। ठीक है, ये हमारा हो जाता है फाइनेंशियल डेप्ट के रिगार्डिंग। ये इम्पैक्ट है, ये वे फॉरवर्ड है, और फिजिकल फिजिकल डेफिसिट हमने देखा ही था। इसके बाद है ना आपके कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। ये कुछ आपके क्वेश्चन है, इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इनको आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। मिलते हैं मंडे को एक नए सेशन के साथ। थैंक यू दोस्तों।